Hey dear students, let's start a new class that is ecosystem. इस चीज में हम बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है. इट विल बी फॉर योर इकोसिस्टम. देखिए, मेक श्योर क्लास तभी देखिए, वो तभी करिए जब आप नोट्स बना रहे हैं. सिंपली अगर आप इस क्लास को सिर्फ देखते हुए चल रहे हैं, इट्स नॉट गुड, है ना, क्योंकि आपको रिवाइज करना है बिफोर योर एग्जाम. सो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर दैट इज इकोसिस्टम. डू यू नो व्हाट इज इकोसिस्टम? क्या जानते हैं आप इकोसिस्टम से? क्या समझते हैं? कुछ ऐसा आपने किया इकोसिस्टम के लिए? क्या किसी ने पेड़ लगाया? क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इतना जो वेदर टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, क्या किसी ने कुछ एफर्ट्स लगाया? वेल, इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे. इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट. इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और मैनमेड इकोसिस्टम होंगे. जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके आ जाएंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट. एक्वाटिक में आपके आ जाएंगे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरी. और मैनमेड इकोसिस्टम में आपके आ जाएंगे क्रॉप, फील्ड्स एंड एक्वेरियम. पूरा बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम कहलाता है. इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करके एक फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन, है ना. ये 2015 में कैंसल्ड एग्जाम पे हुआ था, मतलब ये आया था लेकिन कैंसिल हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप स्ट्रेटम लेयर, बट जो श्रब्स सेकेंड फॉर्म करेंगे, और जो थर्ड लेयर में आपके आ जाएंगे ग्रास, हर्ब्स. ग्रास और हर्ब्स जो रहेंगे नीचे वाले बॉटम में, फिर सेकेंड आपके आ जाएंगे श्रब्स, और श्रब्स के बाद आपके आ जाएंगे ये ट्रीज, फॉरेस्ट वगैरह, दिस ऑल द थिंग्स. क्लियर? समथिंग लाइक दैट. नाउ पॉन्ड की बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम में, पॉन्ड एक शैलो है, सिंपल, सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एक्सिबिट ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट्स आपके आएंगे. क्लाइमेटिक कंडीशन, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर और डे लेंथ, ये सारी चीजें आएगी. ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, कुछ एल्गी, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स आपके इसमें आएंगे. कंज्यूमर्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉफ्स जैसे ज़ूप्लैंक्टन्स, फ्री स्विमिंग, बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, ये सब फॉर्म होंगे. डिकम्पोजर्स, फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेटेड, ये सब आपके क्या होंगे? डिकम्पोजर्स होंगे. पॉन्ड क्या परफॉर्म करेंगे? ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, जैसे कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करेगा. कैसे? यूजिंग द सोलर रेडिएटेड एनर्जी बाय द ऑटोट्रॉफ. कंजप्शन ऑफ द ऑटोट्रॉफ बाय द हेटेरोट्रॉफ्स. कैसे? decomposition and mineralization of dead matter to release them back for reuse the autotroph. Clear? This is something like that. Now, 4 basic component होंगे आपके जो इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए काम करेंगे. दैट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. इसको हम अच्छे से डील करेंगे. क्या होता है प्रोडक्टिविटी? दैट इज सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर everything for an ecosystem. Amount of biomass, that is organic matter and produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called primary production. Here it is expressed by weight, that is gram per square, or energy kilocalorie per meter square. Rate of biomass production, इसको बोलेंगे productivity. कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना. ग्राम पर स्क्वायर, ईयर स्क्वायर, और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और ईयर स्क्वायर. Now it can be gross primary productive, that is GDP, and NPP, that is net product primary productivity. Gross primary productivity क्या होगा? वो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर का जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होगा. जो भी अमाउंट फॉर्म होगा, जीडीपी यूटिलाइज बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन. नेट पीपी, एनपीपी क्या है? अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स, हर्बिवर्स एंड डिकम्पोजर. एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर. क्लियर? नाउ एनपीपी इज अवेलेबल. हाँ. Now decomposition, it is a breakdown of complex organic matter by decomposers into organic substances like carbon dioxide, water and nutrients. It is largely an oxygen requiring process. Raw materials for decomposition is called detritus. For example, dead plants remains, so leaves, barks, flowers, ये सब रहते हैं. Dead remains of animals, fecal matters, these all the things. Now steps of the decomposition. पहले होगा fragmentation, leaching और कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? जहाँ पे डिट्राइटस
का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा डेट्राइटिवोर्स के थ्रू, जैसे अर्थवॉर्म। लीचिंग, जहाँ पर वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल इरोजन में जाएंगे और प्रेसिपिटेट होके अनअवेलेबल सॉल्ट फॉर्म करेंगे। कैटाबोलिज्म, वही डिग्रेडेशन होगा डिट्राइटस का सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। ऊपर की जो तीन प्रोसेस है ये एक साथ होगी, है ना, एक के बाद एक होगी साइमल्टेनियसली। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होगा जैसे डार्क अमोर्फस सब्सटेंस इन द सॉइल। Humus is resistant to microbial action and so decomposes very slowly. Being volatile in the nature, it serves as a reservoir of nutrients. Mineralization, it is the release of organic compound nutrients due to the degradation of humus by some microbes. Now, factors influencing decomposition. Climatic factors, है ना, chemical composition of the detritus. जो decomposition rate रहेगी slow रहेगी detritus में, जो कि लेनिन और लेग्निन और टाइटिन में रिच रहेगा। क्विकर होगा यदि डिट्राइटस नाइट्रोजन में और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में है, जैसे कि शुगर में है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कैसे, वाटर और मॉइस्ट जो एनवायरमेंट है वो डिकम्पोजिशन को फेवरेबल करेगी। लो टेम्परेचर एंड एरोबाइसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बिल्डअप करेगा। एनर्जी फ्लो, क्या होती है एनर्जी फ्लो? सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल इकोसिस्टम, है ना, एक्सेप्ट डीप सी, बस डीप सी तक सन नहीं पहुंच पाएगा, बाकी सन इज फॉर एवरीथिंग। Of the solar incident, less than 50% is a photosynthetic active radiation, that is PAR. ये important है। Plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria, that is autotrophs, expect solar radiant energy to make food. Plants 2 to 10% बस PAR को कैप्चर करते हैं, है ना। एनर्जी पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड को जरूरत है। Energy obeys second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules. It helps to counteract the entropy. Clear? Now producers, that is autotrophs, ये ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे फूड सिंथेसाइज करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स आर herbaceous and woody plants. Primary producers in an aquatic ecosystem are phytoplanktons, algae and higher plants. Energy trapped by the producer is either passed on a consumer or the organism dies. Consumers, that is heterotrophs, they are the animals that directly or indirectly depend on plants for food. They include primary consumers, secondary consumers और tertiary consumer. What is primary consumer? That is herbivorous, जो plants feed करेंगे, insect, birds, mammals, that all the things. Secondary is what? जो herbivores रहेंगे. Primary है carnivores, that is frog, fox, man, ये सब. But tertiary is what? जो secondary carnivores, ये primary carnivores और herbivores दोनों ही रहेंगे, जैसे tiger, lion, that all the things. Now, the chain of feeding relationship between different organism is called as food chain. It can be two type, grazing और detritus. Grazing food chain जहाँ पर primary consumers living plants को feed करेगा, grass से goat, goat to man. Detritus जहाँ पर primary consumer feed करेगा dead organic matter, that is detritus. Death of an organism is the beginning of detritus food chain. Yeah. Detritus is made up of decomposers, that is heterotrophs as fungi and bacteria. They secrete digestive enzymes that break down detritus into simple organic materials which are absorbed by them. Aquatic ecosystem में GFC major रहेगा जो energy flow को conduct करेगा. Terrestrial ecosystem में larger amount of energy flow रहेगी through the DFC, through the GFC, है ना, grazing food chain के through. DFC may be connected with GFC at some levels, but कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो प्रे की तरह GFC एनिमल्स को रहेंगे। कुछ एनिमल जैसे कॉकरोचेस, क्रोज, ये सब ओमनिवर्स रहेंगे और इंटरकनेक्शंस एक फूड वेब फॉर्म करेंगे। A specific place of organism in the food chain is known as trophical level. Now, see, producers, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स में आप क्या आ जाएंगे? प्लांट्स, हर्बीवर, कार्निवर और टॉप कार्निवर। देखो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, इनको फिर कौन खाएगा? दैट इज ज़ूप्लैंक्टन, ग्रासहॉपर, काऊ। इनके लिए फिर आप क्या आ जाएंगे? बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ और मैन और लॉयन एट लास्ट ट्रॉपिक लेवल। Amount of energy decreases of successive trophic levels. When an organism dies, it becomes dead mass, that is detritus. It is an energy source of decomposers. Organism at each
trophic level depend on those at the level trophy of the energy. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time that is known as standing crop. किससे measure करते? It is measured as a biomass or the number of unit area. Biomass of a species is expressed in terms of dry weight or fresh weight. It is more accurate measurement. Number of trophic level in GFC is restricted as it follows 10% law. मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी हर ट्रॉपिक लेवल पे. See, something like that. ये आपकी हीट सेकेंडरी इस टाइप से. इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये इंपॉर्टेंट है. Representation of food chain in the form of pyramid is known as ecological pyramid. Base of pyramid क्या represent करेगा? Producers, है ना. Apex क्या represent करेगा? Top level और tertiary consumer. ठीक है, ये apex और ये आपका रहेगा base. ठीक है. इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप के होंगे: नंबर, बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. सी, ये पिरामिड ऑफ बायोमास sharp decrease रहेगा at higher trophic level. Inverted pyramid of biomass, standing crop of phytoplankton, ना, it will be upright. It support large standing crop of zooplankton. ये कैसा होगा? Inverted. है उल्टा है, that is inverted. Pyramid of energy, ये हमेशा upright रहेगा, always. Any calculation of energy content, biomass or numbers has to include all organisms at the trophic level. A trophic level represents a functional level, not a species as such. A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer when it eats seed, food, fish. So first primary consumer कहलाएगी कौन? Sparrow. But insects, worms, ये अगर ये eat करती है तो then it will be a secondary consumer. Most ecosystem, all pyramids are upright. Producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also, energy at a lower trophic level is always more than at the higher level. Now, the examples of inverted pyramids. Inverted pyramids से क्या होंगे examples? Pyramid of numbers, insects feeding on a big tree. Pyramid of biomass in sea is inverted. क्यों? क्योंकि biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton. Yeah. Pyramid of energy is always upright. क्यों? क्योंकि जब energy flow करेगी कहाँ पर? Trophic level पर. So the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Yeah. कुछ limitations है कि हम इसको same species के लिए consider नहीं करते जो 2 और more trophic level से belong करते हैं. सिंपल फूड चेन एज्यूम्स करते हैं कि जो सिंपल फूड चेन रहेगी वो हमेशा नेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगी. इट डज नॉट accumulate फॉर अ फूड वेब. Saprophytes are not included in the ecological pyramids, even though they play a vital role in ecosystem. इसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करते. ठीक है, रोल प्ले करने के बावजूद ऐसे हमने इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं रखे हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक ग्रेजुअल, स्लो और प्रिडिक्टेबल चेंज जो होगा स्पीशीज कंपोजिशन में किसी एरिया में, that leading to a climax community, that is जो कि एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करे एनवायरनमेंट के साथ, that is ecological succession. इसमें जो रहेंगे आपकी जो सम कुछ स्पीशीज रहेगी एक एरिया को कोलोनाइज करेगी और इंक्रीज रहेगी नंबर में, जबकि जो स्पीशीज रहेगी डिक्लाइन होगी और डिसअपियर होगी दूसरी अदर स्पीशीज, ना, पायोनियर स्पीशीज. ये जो एंटायर सीक्वेंस रहेगा कम्युनिटी का, ये सक्सेसिवली चेंज होते रहेगा, दैट इज नोन एज सीरीज. अगर इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटीज का हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सीरियल स्टेज. सक्सेसिव सीरियल स्टेज में यहाँ पे चेंज रहेगा स्पीशीज डाइवर्सिटी में, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज इन द टोटल बायोमास. Now, the present day community are due to the succession over millions of years. Succession and evolution would have in parallel process at that time. Yeah. So this is of ecology. Now, succession is of 2 types. Clear? Primary, the succession where जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल न्यूली कूल्ड लावा, बियर्ड रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड रिजर्वर, वहाँ पे एकदम से स्पीशीज नहीं एग्जिस्ट करेगी. उससे पहले बायोटिक कम्युनिटी जो स्पेशलिस्ट हुई थी वहाँ पे डेफिनेटली फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था. सो प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, बट इन द सेकेंडरी it plays after a long time, that is after the existing organism had lost. For example, abundant from the land,
burned or cut forest, lands that are flooded. Since some soil or sediment is present, secondary succession is faster than the primary succession. The species that invade depend on the condition of soil availability of water. In succession, change in vegetation affect food and shelter of animals. Thus, as succession proceeds, the number and type of animals decomposed also change. Natural or human induced डिस्टर्बेंस जैसे डिफॉरेस्टेशन, फायर, ये सब क्या करेगा, पर्टिकुलर सीरियल स्टेज को अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से नई कंडीशंस कन्वर्ट होगी या आएगी, क्रिएट होगी, जिसकी वजह से सब कुछ स्पीशीज और कुछ तो इनकरेज करेगी, कुछ को डिस्करेज करेगी और कुछ अदर स्पीशीज एलिमिनेट ही हो जाएगी. दैट इज द डिस्टर्बेंस. Now succession of plants. Based on the nature of habitat, succession of plants is two types, hydrarch और cirrarch. जो hydrarch होगी वो wetter areas पे होगी, जो cirrarch होगी वो dry areas पे होगी. यहाँ पर hydric to mesic conditions रहेगी, यहाँ पे xeric to mesic condition रहेगी. दोनों ही hydrarch और cirrarch ये इनका जो succession रहेगा medium water पे रहेगा, जैसे mesic climax community. Species bare area में जो रहेगी that is called as pioneer species. Primary succession और rocks xerophyte habitat की बात करें तो lichens that is pioneer species. They secrete acid to dissolve rock, help in weathering and soil formation. Small plants जैसे biophytes they need only a small amount of soil. Bigger plants stable climax forest community mesophytic. The climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. Clear? प्राइमरी सक्सेशन ऑफ वाटर दैट इज फाइटोप्लैंक्टन. ये जो फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म रहेंगे, रूटेड हाइड्रोफाइट्स रहेंगे, सेजेस, ग्रास, ट्रीज, ये सब क्या रहेंगे, क्लाइमेट कम्युनिटी फॉरेस्ट की रहेगी. टाइम के साथ साथ वाटर बॉडी कन्वर्ट होगी लैंड में, समथिंग लाइक दैट. फाइटोप्लैंक्टन है ना, सबमर्ज्ड प्लांट, फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प, मार्श मिड और स्क्रब स्टेज, और ये आपका फॉरेस्ट. न्यूट्रिएंट साइकिल दैट इज जहां पर फाइटोप्लैंक्टन दैट इज पायोनियर फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, सेजेस, ग्रासेस, ट्री, ये क्लाइमेक्स फॉर्म करेंगे फॉरेस्ट. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट. डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन के हिसाब से ये चेंज होते रहेगा. न्यूट्रिएंट्स कभी इकोसिस्टम से खत्म नहीं होते, ये अगेन एंड अगेन रिसाइकल होते रहते हैं. मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट बिकम एलिमेंट through the various component ecosystem that is known as nutrient cycling. जो दो टाइप की होगी, गैसियस और एक सेडिमेंट्री. जो गैसियस साइकिल होगी, रिजर्वायर एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल. बट सेडिमेंट्री साइकिल, द रिजर्वायर इज इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल. एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये सब आपके क्या रहेंगे, रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करेंगे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो रिजर्वायर रहेगा वो डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम करेगा, जिसकी वजह से इनफ्लक्स और एफ्लक्स का मैनेजमेंट होगा. दिस इज द सिंपल मॉडल ऑफ कार्बन साइकिल इन द बायोस्फीयर. नाउ कार्बन साइकिल. रिजर्वायर ऑफ कार्बन साइकिल 1% है एटमॉस्फेयर में, ऑर्गेनिज्म 49% ड्राइव इट, ओशन 71% डिजॉल्व कार्बन. ये अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करेगा, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह. Carbon cycle occurs through atmosphere, ocean, and through living and dead organism. 4 into 10 power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually. A major amount of carbon returns to the atmosphere as carbon dioxide through respiration. Processing of waste and organic matter by decomposers, ये भी क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. कुछ अमाउंट जो रहेगा फिक्स्ड कार्बन का वो सेडिमेंट्स में जाएगा और सर्कुलेशन में रिमूव होगा. बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये भी अदर सोर्स रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए. जो रोल रहेगा ह्यूमन एक्टिविटीज का कार्बन साइकिल का, वो डिफॉरेस्टेशन. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ फॉस्फोरस साइकिल. दिस इज अ कंज्यूमर डेट्राइटस, सॉइल सॉल्यूशन और ये रॉक मिनरल्स, ये लिटर फॉल रहेंगे, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये अपटेक और यहाँ से फिर रन ऑफ हो जाएगा. तो फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे होगा. शेल, बोन्स, टिथ, ये सब में फॉस्फोरस पाया जाएगा. नेचुरल रिजर्वायर फॉस्फोरस कहाँ पे, रॉक में, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स. जब रॉक वेदर्ड के फॉर्म पे रहेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ फॉस्फेट सॉइल सोल्यूशन में डिसॉल्व होगी और प्लांट पे अब्सॉर्ब होगा.
हार्बीवर्स और कुछ एनिमल्स ये प्लांट्स को ऑब्टेन करेंगे, है ना, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट और डेड ऑर्गेनिज्म भी डिकम्पोज है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो क्या रिलीज करेगा, फॉस्फोरस। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इनपुट हायर रहेगा, यहाँ पे बहुत कम रहेगा। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज रहेंगे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के बीच में, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। नाउ इकोसिस्टम सर्विसेज, हम इकोसिस्टम के लिए क्या सर्विसेज दे सकते हैं? जो भी प्रोडक्ट इकोसिस्टम का प्रोसेस हो रहा है दैट इज नोन एज इकोसिस्टम प्रोसेस या सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हेल्दी फॉरेस्ट जिसमें प्योरीफाई वाटर एयर सब कुछ है, पॉलिनेशन हो रहा है, एवरीथिंग कल्चरल स्पेशल सबके लिए काम आ रहा है। अगर हेल्दी फॉरेस्ट है तो रॉबर्ट कोलेंजा और उनके कलीग्स ने प्राइस टैग पुट किया था नेचर से लाइफ सपोर्ट सर्विसेज के लिए। रिसर्चर्स ने एवरेज प्राइस दिया यूएस में $33 ट्रिलियन in a year on fundamental ecosystem and services. This is nearly twice the value of global gross national product, that is GNP, 18 trillion. Out of this total cost जो रहेगा soil formation 50%. Contribution of other services like recreation and nutrient slagging are less than 10%. The cost of climate regulation and habitat for wildlife is about only 6%. Yeah, so this is all about the ecosystem services. Now, thank you. मस्ट रिवाइज करिए, है ना, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जितना मैंने पढ़ाया है सफिशिएंट है, इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ पीवाईक्यू देख लो, दैट्स इट, इट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। रिवाइज जरूर करिए और एक मॉक जरूर दीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।